नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। कसम संविधान की में ये वक्त है चुनाव पर चर्चा का। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अभी तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने बाकी है, तो 2024 चुनाव की तैयारी भी फुल स्विंग में है। जमकर मुद्दों की पतंग उड़ाई जा रही है। आज जो पतंग उड़ी उसका नाम है CAA। इस पतंग को उड़ाया है केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी ने। टेनी ने कहा कि 2024 चुनाव से पहले CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम कायदे कानून बन जाएंगे। केंद्रीय मंत्री टेनी के बयान का लब बोलो अब ये माना जा रहा है कि 2024 चुनाव से पहले देश में CAA लागू हो सकता है। यह बयान आया तो घमासान तो तय था। कांग्रेस से लेकर मुस्लिम धर्म के झंडा बरदारों ने विरोधों के बाणों की झड़ी लगा दी। कांग्रेस कह रही है कि CAA को लेकर सरकार की नीयत पर शक है। बीजेपी कहती कुछ है और करती कुछ, और ये सब कुछ चुनाव के लिए ही किया जा रहा है। मुस्लिम धर्मगुरु और जानकार कह रहे हैं कि यह सब मुसलमानों को डराने के लिए किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी और सरकार का एजेंडा अब चलने वाला नहीं है। यानी पहले की तरह एक बार फिर CAA का नाम आते ही उस पर विवाद छिड़ गया है। सवाल यह है कि क्या जानबूझकर चुनाव से पहले CAA का पासा फेंका गया है? क्या 2024 चुनाव में CAA को बड़ा चुनावी हथियार बनाने की तैयारी की जा रही है, या फिर बिना सोचे समझे राजनीति उबल रही है? 9 जनवरी 2024 और राज्यसभा की जो विधान बनाने की समिति है उसने 30 मार्च 2024 ऐसे उन्होंने वहां पर वो जो है तिथि दी है कि हम तब तक उसको बना लेंगे। कानून तो पार्लियामेंट से पास हो गया, अधिनियमित हो गया है और कानून लागू ही होना है। तो मुसलमानों को इस कानून के नाम पर हिरासा करने की और डराने और धमकाने की कोशिश न करें। CAA नहीं, कोई भी एजेंडा ले आए, उस एजेंडे पर इनको वोट मिलने वाला नहीं है। उसमें जो नियम कानून बनने हैं बनने के बाद उस पर काम करेंगे। काउंटडाउन भी शुरू हो गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई, ये उनको आभास है, इसलिए इस तरह के बयानबाजी करते हैं। विंटर सेशन है ना, उसमें इसके नियम कायदे आ जाएंगे और ये 2024 से पहले ये पूरी तरह लागू होगा। मुझे इनकी नीयत पर शक है। कहना कुछ और है चुनाव को देखते हुए, पर ये होना है या नहीं होना है ये इन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो कौन कौन खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं? मुफ्ती वजाहत कासमी जी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। DK दुबे जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। मेरे साथ मुफ्ती शमूम कासमी हैं, प्रेसिडेंट है उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन परिषद के। मेरे साथ अतीकुर रहमान साहब है, इस्लामिक रिसर्चर। अतीकुर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं खुश हूँ कि आप एक बार फिर मेरे शो में हैं। आपकी खुशामदीद करता हूँ। अतीकुर साहब, दानिश कुरैशी जी मेरे साथ हैं, असगर खान साहब भी मेरे साथ हैं, तमाम लोग मेरे साथ हैं। अब मुझे बताइए दानिश कुरैशी साहब, ये कानून तो पहले ही बन गया है, तो भाई तौबा किस बात की? भाई क्या गलत होने जा रहा है? हिंदुस्तान के मुसलमानों का CAA से क्या लेना देना? दानिश भाई समझाइए ना थोड़ा। देखिए, ये इस मामले को लेकर बहुत बार चर्चा हो चुकी है। दीपक भाई, आपके चैनल पे भी हमने कई बार इस पर बहस की है और डिस्कशन किया है। सवाल ये है कि अगर देश का कोई भी कानून बनता है तो देश के लोगों को विश्वास में लिए बिना कैसे बनता है, वो एक सवाल है। बात सही है कि सरकार के पास कैसी बात करते दानिश कुरैशी जी? एक मिनट 2019 में प्रचंड जीत हुई बीजेपी सरकार की, और CAA उसके अंदर एक चुनावी वादा था, वो उसने पूरा कर दिया। तो इसमें देश के लोगों को और कितना विश्वास मिले भाई? सुनिए पूरा चुनाव लड़ लिया, उसमें जीत गए। ऐसे बहुत सारे वादे उन्होंने किए थे कि आपको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पूछिए उन वादों का क्या हुआ। फिर अभी मैं फैक्ट गिराऊंगा तो आप क्या कह रहे हैं। तो दिक्कत क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सहूलत है उसके मुताबिक वो काम करती है, फिर आ जाती है वो उस पे कि भाई हमने तो ये कहा था, हमने वो वादा किया था। सवाल ये है कि कानून बनाना सरकार का हक है, हम कोई मना नहीं कर रहे, लेकिन सवाल ये है कि उस कानून को चैलेंज करने का नागरिक के तौर पर दानिश कुरैशी को भी अधिकार है और दीपक भाई चौरसिया को भी अधिकार है, अगर उनकी इच्छा है तो। दिक्कत यहाँ ये आगे खड़ी रहती है कि आप जब धर्म के आधार पर आप एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम संविधान में मानते हैं, एक बात बताइए, CAA का भारतीय मुसलमानों से क्या लेना देना? CAA का कोई लेना देना है भारतीय मुसलमान से? बात भारतीय मुसलमानों की है ही नहीं ना। आप बाहर से, भारत के बाहर से किसी को भी लेकर आकर धर्म के आधार पर उसको बनाने जाएंगे तो आपको परेशानी रहेगी ना। आपके बाप दादा ने धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनवा लिया। बिल्कुल
आपके बाप तो दादा ने तो धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनवा लिया 1947 में। ये आरोप ही गलत है दीपक भाई। कैसे गलत है भाई? भगा दिया हमारे दादा। सुनिए, हमारे दादा, मैं बहुत छोटा था, उनके मुंह से हम ये सुना करते थे कि कब्रिस्तान तो जाएंगे पर पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो ये जो आरोप है आप वहां जा भेजिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ये भी को, सहूलियत पाकिस्तान जाइए, वहां जाके बात करिए कि आपने क्या किया। क्या दानिश भाई, कितनी बड़ी बात कर दी आप। कब्रिस्तान तो जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। फिर पाकिस्तान मांगा ही क्यों? हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ये समझा दीजिए ना। अरे हमारे दादा, सुनिए, ये मेरे दादा के अल्फाज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ मैं। ये बहुत छोटा था मैं जब जब उनकी वफात हुई, उसके पहले ही गुजर गए थे वो, लेकिन आज छोटे जब थे तब वो जब चर्चाएं करते थे तब वो बात बताते थे कि बेटा हमने उस दौर में ये बात कही थी कि हम कब्रिस्तान तो जाएंगे पर पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इसीलिए छाती में मूंग डाल रहे हैं। सही बोला वजाद साहब, मुफ्ती साहब, जो लगता है वो खरीदते रहिए। छाती में मूंग डालेंगे, छाती में मूंग डालेंगे दानिश कुरैशी। देखो देखिए हमारे क्या बोलते हैं अतीकुर रहमान साहब भी मुस्कुरा रहे हैं छाती पे मूंग डालने वाली बात सुन के। छाती में मूंग डालेंगे संविधान के साथ में रहते हुए हम। अरे बड़ा प्रेम है। उसी संविधान के आधार पर तो कानून बनाए। मान लीजिए ना कानून को, संसद में बना है, मान लीजिए ना इसको, क्यों चिल्ला रहे हैं? भी तो कानूनन है ना, उसकी मुखालिफत करना भी तो कानूनन हक है ना। अब जब मुफ्ती साहब मुझे समझाइए दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है कि मुसलमानों का नाम नहीं है, या दिक्कत क्या है? भारतीय मुसलमान का क्या सीएए से कोई लेना देना नहीं है? और क्यों चिल्लाने लगते हैं दानिश कुरैशी जी, अतीकुर भाई, ये सब लोग? देखिए दीपक भाई, वाकईतन जिनके बाप दादा और जिनका डीएनए भारतीय है, उनको कोई तशवीश होनी नहीं चाहिए। और मैं समझता हूं बहुत खुल के बात करनी चाहिए हमें, जैसा कि अभी दानिश भाई कह रहे थे कि बाहर से दूसरे धर्म के लोगों को लाएंगे। हमारे मोदी जी अफगानिस्तान से कुछ सिक्कों को लाए थे, गुरु ग्रंथ साहब को भी बहुत ही इज्जत और सम्मान से लाए थे। तो क्या दानिश कुरैशी को इस बात पर आपत्ति है कि वो अफगानिस्तान में माइनॉरिटी की हिफाजत के लिए अगर मोदी जी ने कदम उठाया? क्या हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के जितने मिली संगठन हैं, पाकिस्तान में, मैंने परसों अपनी फेसबुक पर शेयर किया, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जो तजलील हो रही है, मंदिरों के साथ हो रही है, उनकी छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रही है, क्या हिंदुस्तान के मुसलमान का अगर डीएनए भारतीय है तो वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे अपने हैं, उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठा सकते हो? अगर उस माइनॉरिटी की हिफाजत के लिए सरकार हमारी बात कर रही है तो हमें करनी चाहिए। और मैं कहता हूं जिनका डीएनए भारतीय है उनको सीएनआरसी से न कल डर था न आज डर है, और जिनके बाप दादा ईरान और तेहरान से और सऊदी से आए हैं, उनको बिस्तरा बोल, म्यांमार से आए हैं, रोहिंग्या से आए हैं, उनको बिस्तरा बोरिया तैयार रखना चाहिए। और ये ऐसी सरकार नहीं है दानिश भाई, मैं आपको स्पेशली बता रहा हूं, एक भी फैसला मोदी जी का ऐसा नहीं है जो देश में उन्होंने वादा किया हो और उसको पूरा ना किया हो। एक भी फैसला ऐसा नहीं है मोदी जी का कि उन्होंने लिया और उससे पीछे हटे हो। सीए लागू होगा, बच्चों को नौकरी मिली, सीए होगा तो आएगा। आपके घर की बहनों को सुरक्षा मिली? मेरे बच्चों को नौकरी की जरूरत नहीं। अच्छा, हाँ मिली हुई है, अल्लाह की फजल से सब मिली हुई है। हमारी माँ बहनें सब सुरक्षित हैं और हमें नौकरी की जरूरत नहीं है। हम पैसे वाले लोग हैं भाई, नौकरी करें जिनको जरूरत है। नहीं सिलेंडर, हाँ देखिए ये, अरे भाई आ रहा, पैसे दे के मंगा रहे हैं। आपकी तरह फ्री का राशन खाना नहीं चाहते, हम आपकी तरह फ्री का राशन खाना नहीं चाहते। अरे हम आपकी तरह फ्री का राशन नहीं खाना चाहते मेरे भाई। मुझे ये बताइए कि क्या हुआ वो किसानों का, क्या हुआ उन बहनों का? मुझे ये बताइए आपको सीए से तकलीफ क्या है? मुझे ये बताइए आपको सीए से तकलीफ क्या है? आपको सीए से तकलीफ क्या है? आपके बाप दादा भारतीय नहीं है, आप अफगानिस्तान में सिक्कों को मरते हुए देखना चाहते हैं, आप पाकिस्तान में हिंदुओं को मरते हुए देखना चाहते हैं, आप अफगानिस्तान में सिक्कों को मरते हुए। अरे क्यों नहीं, फिर क्यों नहीं? क्या मुसीबत है? आपने धर्म के नाम पर पाकिस्तान बटवा लिया, आपने धर्म के नाम पर बांग्लादेश बटवा लिया, और क्या चाहते हो आप? और क्या चाहते हो आप? मुझे बताओ ना, आपका मन नहीं भरा है क्या धर्म के नाम पर? आप सब कुछ बंटवा चुके हो। आपने बांग्लादेश बंटवा लिया, आपने पाकिस्तान बंटवा लिया, तो पूरी दुनिया जानती है मजहब के नाम पर देश बटा है। फिर झूठ किस बात का? फिर फ्रॉड क्यों कर रहे हो? वजाद भाई कुछ भी आप कहते थे, पाकिस्तान किसने बना लिया भाई? बताइए किसने बना लिया? आप गए होंगे। अरे भाई हमने तो उसके 2 टुकड़े करवा लिए। मुसलमानों ने बंटवाया, मुसलमानों ने बंटवाया, और किसने बंटवाया? मुसलमानों ने बंटवाया। अपना कायद एक सुअर खाने वाले को चुना तुमने, अपना कायद एक शराबी को चुना। मोहम्मद अली जिन्ना एक शराबी था, मोहम्मद अली जिन्ना एक शराबी था। आपको जो 15 करोड़ मुसलमान एक शराबी को अपना कायद सुन सकते हैं? अरे भाई 15 करोड़ मुसलमान
ना जैसे शराबी को कायद चुन सकते हैं, तो उनका हाल यही होना है जो पाकिस्तान में हो रहा है। उनका हाल वही होना है जो पाकिस्तान में हो रहा है। 15 करोड़ मुसलमान एक शराबी को, एक चरित्र, जिसका चरित्र खराब हो, ऐसे आदमी को जो है अपना कायद चुन सकते हैं, तो उनका साथ यही होगा जो हो रहा है। आज आप हिंदुओं की आवाज उठाओ। पाकिस्तान में मैंने कल ही वीडियो शेयर किया अपने फेसबुक पर। पाकिस्तान की एक बच्ची गुहार लगा रही है कि हमारी 12-12 साल की बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, हमारे मंदिरों के साथ क्या हो रहा है। आप क्यों आवाज नहीं उठाते हो यहाँ बैठ करके? आवाज उठाओ, उनकी शर्म करो। वो भी हमारी बच्चियां हैं, वो भी दानिश कुरैशी जी, समझते हो। एक मिनट, मुफ्ती साहब एक लाइन बोल ली। दानिश कुरैशी जी, आप ये नहीं बता पा रहे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को सीए से क्या दिक्कत है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपकी पार्टी AIMIM नहीं बोलती थी कि पाकिस्तान बनना चाहिए? पढ़िए फिर अपनी पार्टी के बारे में, बोलती थी कि नहीं बोलती थी पाकिस्तान बनना चाहिए? हमारी पार्टी के सदर और तमाम लोग, एक भी व्यक्ति, कोई भी अगर आपके पास है तो बता दीजिए। आइए डीके दुबे जी, बताइए जरा क्या किया था ओवैसी साहब के बाप दादा ने तेलंगाना में वोटिंग भी है। मैंने सुन लीजिए, एक मिनट दानिश कुरैशी जी सुन लीजिए, दानिश कुरैशी जी सुन लीजिए। मैं मुफ्ती साहब के पास भी जाऊंगा, मुफ्ती साहब एक मिनट रुकिएगा। डीके दुबे जी संक्षेप में समझा दीजिए कि AIMIM का इतिहास क्या है। क्या उसने ये नहीं मांगा था कि हैदराबाद को भी पाकिस्तान में शामिल कराया जाए? आप सबको रजाकारों के जो अत्याचार थे, रजाकारों के द्वारा हैदराबाद में जो कत्लेआम मचा था, वो ऐतिहासिक है। वो ऐसा नहीं कोई छुपा हुआ है। और रजाकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली इनकी पार्टी थी। इसलिए जब हैदराबाद का नंबर आया तो ये बातें करना जो है ना, ये बातें करना आप छोड़िए, तथ्यों पे बात करिए। तथ्यों पे ही बात हो रही है। दानिश जी सुन लीजिए, मुझे पता है इतिहास कड़वा है, सुन लीजिए दानिश जी, सुनना भी आना चाहिए। हवाबाजी कर रहे हैं। जो लोग जो भी रजाकार थे वो देश से चले गए अपनी जगह छोड़ के। हम आज भी यही हैं और सुबह क़यामत तक यही रहेंगे। दीपक भाई, ऑफिशियली ऑल इंडिया इत्तेहाद मुस्लिमीन ने ऑफिशियली प्रस्ताव पास किया था कि हमें पाकिस्तान के अंदर मिलाया जाए। ये आपकी पार्टी का ऑफिशियल प्रस्ताव था पार्टीशन से पहले। लोगों ने तो सुनिए मेरी बात, लोगों ने तो हिंदू राष्ट्र की भी मांग तो की थी। अब कहाँ गए? अब देखिए, अब अपनी बात पे जब तथ्य नहीं है ना, ठीक है तुम्हें सब बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं अतिकुर साहब के पास जाऊंगा। उन्होंने काफी रिसर्च किया हुआ है सीए पे। जिस समय हैदराबाद का डिसीजन होना था, तो हैदराबाद के विषय में इन लोगों ने, मतलब इनकी पार्टी ने ऑफिशियल एक डिक्लेरेशन किया था और उस डिक्लेरेशन में ये घोषित किया था कि हमको पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए और हम पाकिस्तान हैं। आप और सुनिए, और इसके अतिरिक्त ये हमारी पार्टी का, अरे भैया सुनिए, इनकी पार्टी के ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी भी आ रहे हैं। जो लोग अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे और आज भी चाटुकारिता कर रहे हैं, उन लोगों के अरे दानिश जी सुन भी लीजिए, यही लगता है। दानिश भाई सुन भी लीजिए ना, थोड़ा सुन लीजिए ना, थोड़ा सुन लीजिए। अरे सुनना भी सीखे दानिश कुरैशी जी, सुनना भी सीखिए ना, गलत बात दोहरा रहे, सुनना भी सीखे। कह रहे हैं वो दुबे साहब की बात बहुत आजादी की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दुबे साहब को भी है, सुनना सीखिए दानिश कुरैशी जी। लेकिन गलत तो मत, हम पे तो मत गलत थोपिए। हम तो ये कह रहे हैं आजादी है आपको, जो इतिहास में है वो इतिहास में है, जो इतिहास में है दानिश कुरैशी जी, वो इतिहास में है। डीके तो मुझे बता दीजिए, फिर मैं जल्दी से बहस को आगे बढ़ाऊं, वापस सीए पे आता हूं। अभी तक दानिश भाई बता नहीं पाए कि भारत के मुसलमानों को सीए कानून से क्या प्रॉब्लम है। दानिश कुरैशी हमारी बात ना माने, मैं बहसों के दौरान इनकी पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि साहब जो वो था वो हमारा एक आंदोलन था और आंदोलन के बाद जब हमने तय कर लिया कि हम यहां रहेंगे तो फिर हम यहां हैं, आज हम भारत हैं। इनके ऑफिशियल स्टेटमेंट हैं अभी की पार्टी के, कोई पुराने नहीं। वही तो मैं कह रहा हूं ना, सुनिए मेरी बात कि भाई जाना तो वहां चाहते थे, लट पड़ा तो बोले नहीं गए हम सुबह क़यामत जाना तो वही चाहते थे दानिश कुरैशी जी। जब सरदार पटेल ने चाबुक चलाया उसके बाद बोले यही रह जाते हैं, अब इनकी छाती पे मुंह डालेंगे। दिक्कत ये है कि सुनिए मेरी बात, दिक्कत आपको ये है दिक्कत ये है कि आप लोग जो है एजेंडा चलाने के लिए कुछ भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। एजेंडा तो सुनिए दुबे साहब चला रहे हैं, हम क्या चला रहे हैं दीपक भाई? दुबे साहब चला रहे हैं, सीधे हैं। आप दानिश कुरैशी भी आए भाई, आप जलेबी की तरह सीधे हैं, साफ सुथरी, हम तो साफ सुथरी छवि जलेबी की तरह सीधे और इमरती की तरह सीधे हैं। और बिल्कुल मुनाफिकत हम नहीं करते, मुनाफिकत हम नहीं करते दीपक भाई।
दुबे साहब अच्छा, कंप्लीट चलिए। करिए अपनी बात को, फिर मैं अतिगोर साहब के पास जाऊंगा। एक बात मेरे मन में बार बार आ रही जो आप इनसे पूछ रहे हैं कि भाई जिन लोगों ने, चलो इनकी पार्टी अगर ये कहते हैं, हालांकि इनको नॉलेज नहीं है लेकिन ये कहते हैं तो इनकी बात मान लेते हैं। सवाल ये पैदा होता है जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान बनाने के बाद आज वो भारत में आ रहे हैं, घुस रहे हैं, क्या इन्होंने भारत चुना था तो उनको वापस लेने का अधिकार इनको है क्या? उनकी मुखालफत करने का, उनका साथ देने का अधिकार इनको है क्या? भाई किस लिए जिन लोगों ने चुना था पाकिस्तान वो पाकिस्तान चले गए। अब जो लोग पाकिस्तान से भारत में आ रहे हैं उनके विषय में उस समय हमने कानून में फॉरेनर्स एक्ट में लेकुना वो रास्ता छोड़ा था। उस समय के जो पासपोर्ट एक्ट एंट्री इन इंडिया 1920 में हमने रास्ता छोड़ा था और ये कहा था कि जिन लोगों को ऑफिशियली भारत में आना है वो लोग आज अगर नहीं आना चाहते तो जब भी वो आएंगे तो उनके ऊपर फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन नहीं लगेगा। लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था उन लोगों के लिए ऐसा नहीं था। उसमें भी हमने लिखा था कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन जो आना चाहते, कुछ भी बोलते जा रहे हैं, कुछ भी बोलते जा रहे हैं। सुनिए मेरी बात, कानूनन तो सुनिए, कानूनन तो अरे सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, कानूनन तो अगर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पाकिस्तानी मुस्लिम हो, चाहे पाकिस्तानी हिंदू हो, चाहे पाकिस्तानी सिख हो, चाहे पाकिस्तानी ईसाई हो, अगर वो यहां आना चाहता है कानूनन तो आप कैसे रोक लेंगे? कोई आकर अगर यहाँ पे पासपोर्ट के आधार पर यहाँ आता है और प्रोसेस करता है सिटीजनशिप के लिए तो कैसे रोक लेंगे? मैं वही तो कह रहा हूं कि ये जो गुमनाम वो फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, ये आपका प्रॉब्लम है। अच्छा दानिश भाई, आप सुन भी लीजिए ना, दानिश भाई सुन भी लीजिए ना, उनकी बात तो सुन लीजिए दानिश भाई, सुन लीजिए भाई, दुबे साहब पता नहीं आज क्या बोल रहे हैं। सुन लीजिए भाई, थोड़ा आज कम छाती पे मूंग दलिए, तब उनको सुनिए, मेरे को सुन लीजिए। भाई हम सीधे लोग क्या है, भारत लगाते हैं हम पे। सुनिए, भारत में जब कोई एंट्री करता है तो एंट्री अगर वो इलीगली करता है यानी कि इलीगल इमिग्रेंट होता है तो हमारे पास फॉरेनर्स एक्ट है, उस एक्ट के तहत हम उस पर कार्रवाई करते हैं। और हमारे पास पासपोर्ट इन इंडिया एंट्री एक्ट 1920 है जिसके तहत हम कार्रवाई करते हैं। भाई कोई हमारे देश में घुसा है तो हम कार्रवाई किस में करेंगे? इन दो कानूनों में कार्रवाई हम करते हैं। लेकिन जिस समय पार्टीशन हुआ और नेहरू लियाकत समझौता हो गया तो उस समय भी गांधी जी को भी, उससे पहले गांधी जी को भी ये लगा था कि जो लोग वहां रह गए हैं और नहीं आ पा रहे हैं उनको अगर कभी आना पड़ा तो फिर ये कानून उनकी बाधा होंगी। तो उसी समय इन कानूनों में ये रखा गया था कि इन लोगों को इलीगल इमिग्रेंट नहीं माना जाएगा और ये जो हिंदू वहां से आ रहे हैं इनको पासपोर्ट एक्ट के तहत क्रिमिनल नहीं माना जाएगा। हमने वो बात कर ली, लेकिन उसके बाद भी मतलब कानून में प्रावधान होते हुए भी हम यहां पर सिटीजनशिप देने का कोई कानून हमने नहीं बनाया था, जो कि 2019 में बनाया गया, जो 1947 से लेकर अभी तक पेंडिंग था कि भाई आ गए तो हम कार्रवाई तो नहीं करेंगे, उनको जेल में तो नहीं भेजेंगे, लेकिन उनको यहां सिटीजनशिप के जो पूरे अधिकार होते हैं वो कैसे देंगे? वो केवल 1947 से अभी तक का जो एक गैप था उस गैप को पूरा किया है 2019 में, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं किया। इसमें फॉरेनर्स एक्ट में जो हमने रास्ता छोड़ा वो मुसलमानों के लिए नहीं छोड़ा था जो लोग वहां गए थे। आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, अरे सुन लीजिए पहले, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 10 तक पढ़िए, तब आपको पता लगेगा कि वहां से आने वाले लोगों को हमने एक पार्टिकुलर तारीख के बाद आने से बैन कर दिया। लेकिन पासपोर्ट एक्ट और ये जो फॉरेनर्स एक्ट है उसमें हमने रास्ता हिंदुओं के लिए छोड़ा है। इसलिए वो लोग जब यहां आए तो हमने उनको जेल में नहीं भेजा, उनको हमने उनके खिलाफ मुकदमे नहीं किए क्योंकि पहले से रास्ता था। सिर्फ इतनी सी बात थी कि उनको नागरिक के रूप में पूर्ण अधिकार यहां पर भारत में नहीं थे, जो नागरिक के रूप में पूर्ण अधिकार उनको मिलने चाहिए। जब हमने रास्ता छोड़ा था तो नागरिकों के रूप में पूर्ण अधिकार हमने 2019 में कानून पास करके दिए हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। लेकिन सवाल यहीं पर है कि अगर दानिश कुरैशी ये कह रहे हैं कि इनके पूर्वजों ने भारत चुना था और वो लोग भारत के दुश्मन थे जिन्होंने पाकिस्तान चुना था, तो आज दुश्मनों को भारत में आने के लिए ये क्यों उत्साहित कर रहे हैं? ये क्यों ऐसा कह रहे हैं कि वो दुश्मन आज आ सकते हैं? आप क्यों उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं? उन्होंने नाइंसाफी आपके साथ की, उन्होंने नाइंसाफी हमारे साथ की और वो आकर हमारे अधिकार छीन रहे हैं, जबकि बाकी लोगों को यहां आने का अधिकार था और वो अधिकार यहां पर रहते हुए केवल हमने उनको यहां सिटीजनशिप दी है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। अब इसमें अगर इनको भेदभाव लगता है कि भाई पाकिस्तान के लोगों को भारत में आ जाना चाहिए, तो इनको आह्वान करना चाहिए कि पाकिस्तान हिंदुस्तान बन जाना चाहिए।
कर दीजिए आह्वान अतिकुर साहब, कर दीजिए आह्वान, कर दीजिए। सब एक हो जाएंगे, सबका जवाब दूं? अतिकुर साहब करेंगे अभी। जी धन्यवाद दीपक जी। दीपक जी, जो बार बार सवाल आप ये पूछ रहे हैं कि भाई आखिर मुसलमानों को सीएए से दिक्कत क्या है, सीधा सा इसका जवाब ये है कि भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लोकसभा में कहा कि सीएए विल बी फॉलोड बाय एनआरसी। ये पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत ये है, सबसे पहली बात, दिक्कत कोई भी प्रताड़ित लोगों को लाने में नहीं है। दिक्कत यह है कि धर्म के आधार पर वो भारत जो कि हमेशा से खास तौर से बीजेपी सरकार में अपना डंका पीटता रहा कि हमने हमेशा से तमाम जाति के लोगों को ये किया है, हमारे दिल से लगाया है, ये आपका ध्वंस हो जाता है पूरा के पूरा। कैसे ध्वंस होता है, समझाइए तो। के आधार पर अगर आपने ये मजहब के आधार पर कुछ लोगों ने एक देश मांग लिया, वो चल गया आपको 1947 में, ये नहीं चल रहा है। कितनी मतलब डबल स्टैंडर्ड की बात है। मजहब के आधार पर जिन लोगों ने देश मांगा वो तो ठीक था। अरे भाई सीए पे बात करो ना, फिर अब पलट गए, अब तुरंत पलट गए आप। थोड़ा सा मजहब के आधार पर देश मांगा था ना 1947 में, मजहब के आधार पर 2 देश बने थे कि नहीं बने थे, बताइए। यहाँ पर आज बीजेपी और बीजेपी के प्रवक्ता और दुबे जी बीजेपी 1980 में बनी सर, अहमदिया 1947 में मजहब के आधार पर 2 देश जिसने मांगे थे, किसी देश के रहने वाले मुसलमानों ने मांगे थे। अहमदिया मुसलमान और हाजरा मुसलमान दोनों प्रताड़ित हैं। तो ये प्रताड़ित लोगों की अगर सोच को लेकर सीएए बनाया जा रहा है तो प्रताड़ित लोगों का क्या कोई धर्म होता है? अच्छा ठीक है, अच्छा चलिए दानिश कुरैशी जी, अहमदिया मुसलमानों को जाने दे, दानिश कुरैशी जी बताएंगे और असगर बताएंगे, असगर भाई बताएंगे। ये अहमदिया मुसलमानों को ले आया जाए। मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, आपसे ही पूछ रहा हूँ। ये बोल रहे हैं अहमदिया भी प्रताड़ित है। देखिए जो कोई भी प्रताड़ित है दुनिया के किसी भी कोने में, जब आप बात कर रहे हैं, सुनिए, यही पूरी लाइन बोलिए आप। जब आप प्रताड़ित हैं, जब कोई भी व्यक्ति प्रताड़ित है, अगर उसका आधार नहीं दीपक भाई, आप उसका आधार अगर धर्म बनाएंगे तो फिर तो हमें दिक्कत रहेगी। बोलिए, आप इन जनरल बात करिए, आप इन जनरल बात करिए। और दुबे साहब भी जो बातें कर रहे थे, सवाल पूछ रहा हूँ, आप स्पेसिफिक जवाब देंगे। चलिए असगर अली से पूछ लेता हूँ। असगर अली जी, अहमदिया मुसलमानों को ले आए पाकिस्तान से? भाई सबसे पहला सवाल तो ये है, अरे मेरे भाई सवाल का जवाब दो ना असगर भाई, क्या अहमदिया मुसलमानों को ले आए? अरे साहब आ रहा हूँ अभी। देखिए बिल्कुल टू दी पॉइंट बात अगर ऐसे नहीं हो पाएगी। अरे सर टू द पॉइंट तो बहस हो रही है, क्योंकि ये तो आपके इलेक्शन, अरे सुन लीजिए असगर भाई, बहस हो रही है। आपके इलेक्शन की 2024 की तैयारी को ले आए तो मैंने बहस हो रही है असगर भाई। अरे आपकी समझ में नहीं आएगा आपकी, अरे दीपक भाई आपकी समझ में नहीं आएगा जब तक पूरी बात नहीं आएगी, वरना आप कहेंगे ये कह दिया वो कह दिया, मुझे मालूम है ना, आप नहीं आएगी समझ में। पूरी बात सुन लीजिए। और आप अरे नहीं मुन्ने से इतने मुन्ने नहीं है आप, लेकिन ये कि फिर भी बात पूरी बात हो जाए तो आपको परेशानी, भैया आपको परेशानी क्या है? आने का बोलिए ना असगर भाई, दिल मत तोड़िए। आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं ना आप, आज बड़ा आपको आज ही ये सब सीए आज याद आया है, आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए पूरी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो बहस करा रहा हूं। बात को मैं कोई 2024 की तैयारी नहीं कर रहा हूं। हाँ, न्यूज़ चैनल को खबर दिखाने के लिए तैयारी करनी होती है, वो मैं कर रहा हूं। नहीं मैंने कौन सा चुनाव लड़ना है? सबसे बड़ी तैयारी तो आप ही कर रहे हैं। आप एंकर हैं, एंकर शुड नॉट बी बायस। आप जैसे बायस मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्या अहमदिया मुसलमानों को आने दे? असगर भाई बताइए हाँ या ना। ये अतिकुर भाई कह रहे हैं कि अहमदिया मुसलमान प्रताड़ित है पाकिस्तान में। कानून क्या आपके मुल्क का कानून, आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या रोकता है? किसको मना किया गया है? किस आर्टिकल में मना किया गया है? बताइए ना आप मुझे नहीं मिला। अच्छा बताइए ना, एक बार बोल दीजिए, बयान दे दीजिए
यहाँ अहमदिया मुसलमानों को आने दिया जाए। आप नहीं चाहते इसको लोगों तक चलाऊंगा सही बात ब्रेकिंग न्यूज पहुंचे। बना के जो एआईएमआईएम के नेता कह रहे हैं कि अहमदिया मुसलमानों को आने दिया जाए। ब्रेकिंग न्यूज बनाऊंगा, बिल्कुल ब्रेकिंग मैं बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज दूंगा। सुनिए, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज दूंगा कि अगर आपको सीए और एनआरसी की अगर बात की जा रही है तो उन तमाम लोगों को धर्म के आधार पर नहीं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आपको जवाब देनी चाहिए। आपको प्रॉब्लम है धर्म के आधार पर, हमको भी प्रॉब्लम धर्म के आधार पर ही जवाब दीजिए। अच्छा, मैं मुफ्ती साहब के पास चलता हूँ, शमूम कासमी जी के पास। मुफ्ती साहब बताइए, अहमदिया मुसलमानों पर दानिश कुरैशी और अजहर भाई दोनों क्यों नहीं बोल रहे? अतीकुर भाई की रिसर्च की बात का वो सम्मान क्यों नहीं कर रहे? इतना रिसर्च किया अतीकुर भाई ने। हाँ, मैं दीपक भाई, दुकान बंद हो जाएगी एआईएमआईएम की अगर अहमदिया मुसलमान बोल दिए तो। कि हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये बताएं कि मुसलमानों का सीए से क्या लेना देना है। जो देश मज़हब के नाम पर बना और वो एक आज़ाद मुल्क के तौर से आज वो काम कर रहा है, वहाँ की माइनॉरिटी जो हमारे हिंदू भाई हैं उन्हें उनका जीना दोभर कर दिया है। और इसीलिए हमारे कानून के अंदर ये प्रावधान हमारे गांधी जी ने और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने ये इंक्लूड किया था कि जब वो लोग आना चाहे वो आ सकते हैं। और हमारे भारत के इन मुसलमानों को जो बात कर रहे हैं, इन्हें तो दिल खोल के स्वागत करना चाहिए कि हम अपने उन हिंदू भाइयों को जिन्हें प्रताड़ित किया, वो पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना था, उन्होंने इस्लाम की धज्जियां उड़ा दी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पूरे दुनिया में चले जाइए दीपक जी, किसी मुल्क के अंदर कोई आपको नेशनलिटी देने को तैयार नहीं है। ये मुसलमान अरब जाके देख ले। तो मैं तो इनकी बात मेरी समझ से ये बालातर है कि अगर वो हिंदू भाई जो प्रताड़ित है वहां, जो वहां इस्लाम का उल्लंघन कर रही वहां की सरकार, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो बांग्लादेश हो, तो मैं ये कहना चाहता हूं, इनसे पूछना चाहता हूं, भाई सीए से आपकी नागरिकता कहां प्रभावित हो रही है? आप मुसलमानों को सीधा मैसेज दीजिए कि जो हमारे वो भाई जो विभाजन के अंदर वहां रह गए थे, अगर वो यहां आ रहे हैं, असगर साहब हो, अतीक साहब हो, अन्य लोग हों, मैं इनसे पूछना चाहता हूं बड़ी आजिजी के साथ कि आखिर आप ये तो बताइए कि साहब धर्म के नाम पे भेदभाव तो वहां हो रहा है। अरे अगर वो इस्लाम को मानते और इस्लाम के नाम के ऊपर जो मुल्क बना था तो वहां तो अमन और भाईचारा होता। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाह रहा हूं आपसे। अरे पूछो भाई, ये मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आखिर अरे सेकुलर के भाई मेरी बात बताओ कि आपकी नागरिकता पर क्या असर पड़ रहा है? बताइए, आप अपना कानून मानते हो, मुल्क का नहीं। यानी आप ये बताइए, अपने मुल्क का कानून नहीं मानते। मैं आपसे कह रहा हूं, ये हमारे नहीं मानते। ये हमारे कानून है, हमारे मुल्क का कानून, ये दानिश कुरैशी जी को बोलिए ना, अपील कर दे अहमदिया मुसलमानों का नाम जुड़वा ले। अपील तो करते हैं, अहमदिया मुसलमान बोल दे एक बार। अहमदिया भी और बाकी सब भी बोल रहे हैं अतीकुर साहब, अहमदिया भी और बाकी सब भी भाई, अहमदिया भी और बाकी सब नहीं, अहमदिया दानिश कुरैशी नहीं बोल रहे। आप ये बताइए कि आप नागरिकता दे रहे हैं, हमारे भारत का दृष्टिकोण तो देखिए। आप दृष्टिकोण तो देखिए अपने भारत का। आप बताइए, आप दुश्मन हैं अपने, आप जिस तरह से मुल्क के कानून को नहीं माने, आप बात कर रहे हैं, आप मुसलमानों को गुमराह कर रहे हो। अरे आज देश का प्रधानमंत्री बगैर भेदभाव के काम हो रहा है, आप लोग कहां ले जाना चाह रहे हैं? ठीक है, एक मिनट, असगर भाई रुक जाइए। अतीकुर साहब कुछ कहना चाहते हैं। अतीकुर साहब देखिए, दानिश कुरैशी की सियासतदान है, इसलिए अहमदिया मुसलमानों पर मुँह सिल लिया उन्होंने, रजाकारों पर भी सिल लिया था, अहमदिया मुसलमानों पर मुँह सिल लिया। ये तो गलती से पाकिस्तान नहीं जा पाया सरदार पटेल की वजह से, वरना हैदराबाद में भी एक पाकिस्तान बना लेते हैं दानिश कुरैशी और उनकी पार्टी के लोग। ये तो अगर उस वक्त जो है आप मुसलमान को अधिकार होता वोट देने का, तो ये पाकिस्तान ही नहीं बनता। ये तो आप जैसे लोगों ने पाकिस्तान बनवाया है। अगर लोगों ने जिनकी प्रॉपर्टी नहीं जा सकी वो यहाँ रुके। अतीकुर भाई ने बनवाया पाकिस्तान, अब बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के मुसलमानों को भारत आके नागरिकता दो। अतीकुर साहब बोल रहे हैं भाई, अतीकुर भाई के लोगों ने ही बनवाया। साहब ने तो खुलासा कर दिया ना, खुलासा कर दिया आपने कि जितने भी प्रताड़ित लोग हैं उन लोगों को। अच्छा, आप दानिश कुरैशी से रिक्वेस्ट करिए। अब जब आप दानिश कुरैशी से रिक्वेस्ट करिए, हाजरा और अहमदिया समुदाय को मुसलमान बना दिया जाए और उनको ले आया जाए। बोलने दीजिए। दानिश कुरैशी साहब गूगल कर रहे हैं, अभी अहमदिया है क्या? अभी गूगल कर रहे हैं अहमदिया है क्या? दानिश कुरैशी साहब बोलिए, ये लाइन पूरी बोलिएगा कि हाँ, अहमदिया मुसलमानों को भारत में आकर
कर मोदी सरकार नागरिकता दिलवाए भारत की, ये लाइन बोलिएगा। नहीं बोलेंगे अतिकुर भाई, नहीं बोलेंगे। नहीं, मैं जवाब दूं? दीपक भाई मुझसे पूछ रहे हैं, अतिक भाई सवाल का जवाब दीजिएगा। नहीं, मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ, आपसे ही पूछ रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि नहीं, मैं कौन हूं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे से क्यों पूछ रहे भाई? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। और कोई भी हो, चाहे मुसलमानों की भी और किसी जाति का कोई व्यक्ति हो, उसे स्पेशल प्रिविलेज क्यों मिले इन जनरल कैटेगरी में? एक तरफ तो आप पलट गए अतिकुर साहब, देखिए देखिए, ये सेक्युलरिज्म पलट गया अतिकुर साहब, ये पलट गया सेक्युलरिज्म, पलट गया सेक्युलरिज्म। आ गई एमआईएम, इत्तेहाद मुस्लिमीन। ये संविधान की बात नहीं करेंगे। देखिए आप उनकी परिस्थिति, उनके लिए संविधान की कोई हैसियत नहीं भाई। ये गांधी के हथियारे हैं। हाँ सही है, जो गांधी के हथियारे हैं उनके लिए संविधान की क्या हैसियत है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उनके लिए? अपने मुल्क का कानून नहीं मानते। ठीक है, अच्छा मुफ्ती साहब के पास चलता हूं। मुफ्ती साहब ये क्या है गांधी का हथियार? एक मिनट मुफ्ती साहब से समझते हैं। मुफ्ती साहब ये रटाई लाइन कब तक बोलेंगे? और क्या ये बोलेंगे कि अहमदिया मुसलमान? मुफ्ती साहब एक जवाब ले लो, मुफ्ती साहब को आगे निकलना भी। मुफ्ती साहब बताइए, हैं क्या मुफ्ती साहब जुड़े हुए हमारे साथ? वकील हूँ इसीलिए कह रहे हो आपसे। सीए और जो भी कानून लाया गया है 2019 में पूरा, इसमें जो मकसद है वो ये इस पर बात नहीं करने को कोई तैयार होगा। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में जो हमारी माइनॉरिटीज है उसमें हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, उसमें अहमदिया है, उन प्रताड़ित लोगों के लिए अगर वो मुसलमान को उस कैटेगरी में हम लोग रखेंगे, ये बहस की बात नहीं, ये समझने की बात है, या फिर ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है। दोनों में से एक बात है दीपक भाई, जब उसमें मुसलमान भी आ जाएंगे उस कैटेगरी में, तो फिर तो बांग्लादेश, पाकिस्तान से दुनिया भर के लोग आ जाएंगे। और फिर वो गए थे क्यों? उन्होंने बंटवारा किया क्यों था देश का इस्लाम के नाम पर? मैं मतलब इस बात को मैसेज देने की कोशिश करूंगा आपके टीवी चैनल से कि मुसलमान अपने कायदीन जो ये फर्जी लोग हैं इनके बहकावे में ना आए इस मसले में। पहले भी इन्होंने सीए एनआरसी का बहाना लेकर के पूरे रास्ते बंद किए थे, देश को बहुत बड़ा देश में फितना हुआ, देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और रास्ते बंद रखे, लोग स्कूल नहीं जा सकते थे, हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे, धरने प्रदर्शन के नाम पर न जाने क्या क्या किया। ये सिर्फ प्रताड़ित माइनॉरिटी के लिए है ये कानून। भाई देखो 20 मिनट रखना करो। और दूसरे जिस एमआईएम को आप सीए का आधार क्या है की कोशिश कर रहे हैं दीपक भाई, इस एमआईएम से तो आज भी हैदराबाद को आजादी की जरूरत है। आज भी ये वहाँ के निजाम बने हुए हैं, हैदराबाद की जनता गुलाम है और हैदराबाद की वहाँ के ताजिरों के साथ, वहाँ के शरीफ लोगों के साथ ओवैसी एंड ब्रदर्स क्या कर रहे हैं ये पूरी दुनिया जानती है। और इस चुनाव में इनका सारा चिट्ठा खुल के सामने आ जाएगा। एमआईएम की कोई हैसियत नहीं है, पूरी दुनिया हिंदुस्तान के मुसलमान एमआईएम को ठुकरा चुके हैं। और आप ये देखिएगा दीपक भाई, चाल देखिएगा, तेलंगाना में 12% से ज्यादा मुसलमान है, लेकिन ये 9 सीटें लड़ते हैं। और 9 में भी इस बार लड़ रहे हैं, वो तो 7 लड़ते थे। इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। और देश के मुसलमान इनका पिछलग्गू नहीं है। देश का मुसलमान प्रताड़ित लोग जो बाहर से आएंगे उसको स्वागत करेगा और देश का मुसलमान सीए को कबूल करेगा। देश का मुसलमान कानून के साथ है, देश का मुसलमान सरकार के साथ है और देश का मुसलमान आने वालों का स्वागत करेगा, चाहे वो अहमदिया आए, चाहे वो हिंदू भाई आए, चाहे वो जैन आए, चाहे बुद्धिस्ट आए। इनकी तरह पत्थर नहीं मारेंगे हम, इनकी तरह पत्थर नहीं मारेंगे। थैंक यू, आप रास्ते से जुड़े हुए हैं इसलिए आपको कहीं आगे निकलना भी है, आपने मेरे लिए इतना वक्त निकाला, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अतिकुर साहब ये बताइए ना, ये बार बार बोलते हैं हम तो पाकिस्तान नहीं गए, तो कौन लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट दिया? कौन थे? ये सब चले गए क्या? हैदराबाद से जिन लोगों ने वोट दिया था पाकिस्तान के लिए, जिन पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए, वो भी चले गए क्या? और वो गए नहीं तो क्यों नहीं गए, ये भी बताइए ना, जरा खुलासा कीजिए अतिकुर साहब, रिसर्च करिए थोड़ा अच्छा सा। दीपक जी थोड़ा सा इंसाफ करिए ना। आप जितना वक्त ऑपोजिशन को दे पाते हैं, मतलब यहाँ पर पैनल पे ऑपोजिशन को, उतना हमको नहीं दे पाते हैं। थोड़ा सा इंसाफ की गुंजाइश रखिए ना। मुफ्ती शमून कासमी साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर उठाया कि आखिर मुसलमानों की नागरिकता कहाँ जा रही है सीएए से। तो इसका जवाब बहुत अहम है और इसका सिंपल सा जवाब मैं आपको देना चाहूंगा, सिर्फ 30 सेकेंड लूंगा, बीच में आप ना टोकें। जब होम मिनिस्टर कहते हैं कि सीएए विल बी फॉलोड बाय एनआरसी, असम के अंदर एनआरसी का क्या बेड़ा गर्क हुआ ये आप भी जानते हैं और पूरा देश जानता है। किस तरह से बीजेपी ने वो पूरा के पूरा
एक तरह का षड्यंत्र रचाया था और अपने ही खोदे हुए खड्डे में गिर गए। असम के अंदर एनआरसी फेल हो गया, होम मिनिस्टर पूरे देश में ये लागू करना चाहते थे। महाराष्ट्र में जब उद्धव जी ठाकरे की सरकार थी तो यहां पर एक डायरेक्टिव आया था सेंट्रल गवर्नमेंट से कि यहां पर बड़े बड़े डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए जमीन को आप ईयरमार्क करिए, और उद्धव जी ठाकरे की सरकार को कंपेल किया गया था कि ऐसी जगह का तुरंत आप ये करिए, ईयरमार्किंग करिए जहां पर बड़े डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। वो एनआरसी लागू करने के बाद में तमाम मुसलमानों को वहां पर कैद में रखा जाएगा, एक दिन इस पे भी बात ओपन प्रिजन में रखा जाएगा। अतिकुर साहब एक बार फिर इस पे बात करें, क्या गजब भड़काते हैं आप लोग, ये नागरिक गजब भड़काते हैं आप लोग। इस पे भी डिस्कशन करेंगे, जवाब मिल गया, इस पे भी डिस्कशन करेंगे अतिकुर साहब, इस पे भी डिस्कशन करेंगे। आप चाहे तो कल रख लेते हैं, लेकिन अतिकुर साहब मेरे को आपने बताया नहीं ये किन लोगों ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया था साहब, वो हिंदुस्तानी थे कि कहीं और से आए थे? किन लोगों ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया था? सब मर खप गए। आज के जनरेशन की बात आप नहीं करिए, बोल रहे, आप नहीं बोल रहे, आप सब मर खप गए। मोदी सरकार का नारा क्या था? क्या रिसर्च करते हैं, मजा आता है वन पीपल, G20, वन अर्थ वन पीपल, वन फैमिली, यही नारा था ना। वन फैमिली डूब गया। उसी फैमिली को तो आपने 2 भागों में बांटा 1947 में था क्या? उसी फैमिली को 2 भागों में बांटा अतिकुर साहब, वन अर्थ वन और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने वोट देकर बांटा। गजब बात करते हैं, नारा ठीक है। जी न्यूज़।